प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं देवन सर आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज का जो आपका विषय होने वाला है आपदा प्रबंधन, भूगोल का अंतिम में जाएंगे तो आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। और यह एग्जाम में आपको कितना मुख्य भूमिका निभाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर 10 अंक का सवाल बनता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर 1 से 1.5 घंटा इस समय आप देते हैं तो आपके मार्कशीट में कितना नंबर बढ़ने वाला है? कुल 10 मार्क्स बढ़ जाएगा मात्र एक क्लास से। बहुत आसान से पढ़ेंगे और बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और वन शॉट होगा, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखना होगा। हो सकता है हम इसमें लाए हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव सवाल भी, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवाएंगे जो पूछा गया है और जो संभावना है, और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय का तो सवाल है। ये है सारा चीज कॉन्सेप्ट मात्र एक वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं। यानी समझ लीजिए, अगर इसको बुक अलग समझ लीजिए आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट को, तो समझिए फुल बुक वन शॉट, समझ गए? वन शॉट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और कहते हैं सच्ची मोहब्बत कीजिए तो आप किताब से कीजिए। सच्ची मोहब्बत किससे करना चाहिए आपको? अगर सफल होना है जीवन में तो सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी। क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है और निश्चित नहीं, हमेशा जीत होगी। लेकिन मोहब्बत सिर्फ किससे होना चाहिए? आपकी बुक से होना चाहिए, किताबों से होना चाहिए, तभी आपकी जीत होगा। नहीं तो आपका जो सपना है वह सपना नहीं हो पाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर पर। उससे पहले मां सरस्वती की कृपा से मैं मनाता हूं कि आप लोग सभी प्यारे बच्चों तंदुरुस्त होंगे, मन लगाकर दुर्गा पूजा देखते हुए पढ़ रहे होंगे। आगे आइए और कहते हैं चैप्टर का नाम क्या है? आपदा प्रबंधन। बहुत सुंदर से हम पढ़ेंगे। पहले तो यह हम समझ लेते हैं आपदा क्या होता है, उसके बाद बहुत सुंदर से हम पढ़ेंगे उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। प्रबंधन मैनेजमेंट कहते हैं उसको, मैनेजमेंट। देखिए आगे चलकर कुछ मैनेजमेंट कोर्स भी होता है, तो यहां भी हम आपको मैनेजमेंट करने के लिए सिखाएंगे। आपदा से बचने का उपाय क्या है, आपदा को जो क्षति हो रहा है उसको समन कैसे किया सकता है, उसको क्षति को कम कैसे, समन मतलब होता है आपका बुक में ही लिखा हुआ है समन। एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो उसमें आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा समन। आपदा को समाप्त नहीं किया जा सकता, प्रकृति आपदा को आप कभी समाप्त नहीं कीजिएगा, लेकिन उसको समन किया जा सकता है, यानी उसको क्षति को कम किया जा सकता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग पहले यह समझते हैं आपदा होता क्या है। आपदा की इंग्लिश होता है डिजास्टर। उसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे यानी प्रबंधन पढ़ेंगे। तो पहले आपदा देख लीजिए बहुत सरल भाषा में। ऐसा नहीं है कि आपदा आप जान रहे हैं, कभी भूकंप आता है तो बाढ़ आता है, बाढ़ तो सब आदमी देख रहे होंगे, जहां सुनामी आता है, भूस्खलन, हिमस्खलन, यह सब भलो नहीं जान रहे होंगे। लेकिन आपदा के बारे में आप यह भी समझ रहे होंगे कि बाढ़ आता है जहां पानी एकाएक ज्यादा आ जाता है, यह सब प्राकृतिक आपदा है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन जो क्षति हो रहा है, मानव जन धन की जो क्षति हो रहा है, वह सब कम कर सकते हैं। इसीलिए लिखेंगे आपदा क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। यह VVI सवाल होगा क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश। देखिए आपदा 2 प्रकार के होता है, आगे हम पढ़ेंगे, यहां लिखा भी हुआ आपदा को 2 वर्गों में बांटा गया, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। जो प्राकृतिक द्वारा अपने आप घटित होता है उसे प्राकृतिक आपदा, और जो मानव जनित आपदा है जैसे बम विस्फोट, रेल दुर्घटना, यह सब क्या होता है? मानव जनित आपदा कहलाता है, समझ गए? तो लेकिन यहां से पहले तो आपदा तो समझ लें, वही यहां लिखल है प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरल, भगवान जिसको आप कहते हैं, अपने आप घटित हो जाना, समझ गए? उस वह या अथवा मतलब मानव या मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक मतलब अचानक, बिना कहे हुए अचानक घटना, जिस
से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, जिसके कारण अचानक कोई घटना घट जाता है, बाढ़ आ जाता है, भूकंप आ जाता है, तो प्रत्यक्ष अपरोक्ष जो आप नहीं भी देख सकते हैं, उस रूप से धन और जन की हानि होता है। जन मतलब लोगों की मृत्यु हो जाती है, धन मतलब जो संपत्ति को नुकसान हो जाती है, आपदा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे बाढ़, एकाएक अगर पानी आ गया, देखिएगा कितना घर बसा के ले जाता है, उसमें कितना जान माल की क्षति होती है, घर की क्षति होती है, कितना आदमी को मृत्यु तक हो जाता है, उसी को हम लोग आपदा कहते हैं। सुखाड़ भी एक आपदा हुआ, समझिए, भूकंप भी एक आपदा हुआ। भूकंप को आप रोक नहीं सकते हैं, उसको क्षति को कम कर सकते हैं, आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, बाढ़ को आप रोक नहीं सकते हैं, प्राकृतिक आपदा को आप रोक नहीं सकते हैं, मानव जनित आपदा को आप रोक सकते हैं, लेकिन वह भी संभव नहीं है। लेकिन हम आगे बताएंगे, सुनामी हो गया, यह सब आप जान रहे हैं, बाढ़, अत्यधिक पानी आना, सुखाड़ जहां पानी नहीं आता है, भूकंप तो पृथ्वी हिलने लगता है, आप जब हिलने लगेगा तो समझिए भूकंप हो गया। सुनामी या लहरें हैं एक तरह के समुद्र में, भूस्खलन, पहाड़ पर से जो भूमि जो है ना कट कट कर नीचे आते रहता है, उसको भूस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन मतलब हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ जो पहाड़ पर से गिरते रहता है एक जगह से दूसरे जगह, स्खलन मतलब दूसरे जगह जाना। ज्वालामुखी आप जानते हैं, जमीन के अंदर से जो आग निकलता है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। चक्रवात इत्यादि, यह सब क्या हुआ? प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। आप लोग याद करेंगे, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो यह सब प्राकृतिक आपदा है, यह आपको याद करना है। आपदा दो भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक आपदा, एक मानव जनित आपदा। बस आपदा, आगे हम इसी को दोनों को पढ़ लेंगे, प्राकृतिक आपदा क्या है और मानव जनित आपदाएं क्या है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यहीं से आपका 2 नंबर पक्का है। 10 नंबर बोले हैं ना, 2 नंबर ए हो गया, 2 नंबर ए हो गया, 4 नंबर तो ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलाकर आपको 4 नंबर कंफर्म हो जाएगा। मात्र 2 स्लाइड से आपका 4 नंबर आ सकता है, 2 नंबर तो कोई काटने वाला ही नहीं है, समझ गए। तो कैसे हैं वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं, आपदा वैसी आपदा तो हम पढ़ चुके हैं। अचानक घटना जो होता है उसे आपदा कहते हैं, या प्रकृति द्वारा हो या मानव के भूलवश हो, समझ गए। वैसी आपदाएं अथवा घटनाएं जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित होती है, यानी अचानक आ जाती है तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, जिसे मनुष्य रोक नहीं पाता, इसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जिसको मनुष्य नहीं रोक पाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक आपदा कहेंगे। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, सर्पदंश मतलब सांप का काटना इत्यादि, यह सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सांप काटना भी, सर्पदंश भी क्या होता है? प्राकृतिक आपदा होता है। तो यह आप जरूर याद रखेंगे, प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आता है। आगे हम देखेंगे मानव जनित आपदाएं। मनुष्य की भूल बस या मनुष्य की भूल बस भी कह सकते हैं, या गलतियां, भूल बस या गलतियों से जो समस्या उत्पन्न होती है, मनुष्य की जो गलती करता है और उसके बाद जो समस्या उत्पन्न होती है, जिसे मनुष्य अपने प्रयासों से खत्म कर सकता है, जिसे मनुष्य अपने प्रयासों से खत्म कर सकता है एवं मानव विश्व में आगे बढ़ने की होड़ अथवा मिसाइल के संग्रहण हेतु नए नए आविष्कार और परीक्षण करता है, ये सभी प्रकार की क्रियाएं संपादित होने से पहले विखंडित होना मानव जनित आपदाएं कहलाती है। देखिए होता क्या है, यह आपदा को आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर यह आपदा मानव जनित आपदाएं आप समाप्त कर दीजिएगा तो आप नया नया तो आविष्कार नहीं कर पाइएगा, नया नया मिसाइल। देखिए पूरे विश्व में यह होड़ मचा हुआ है कि हम नया हथियार बनाएंगे ताकि विश्व में सबसे पावरफुल हम बन जाएंगे। ऐसे ही सारे देश अपना हो रहे हैं। अगर आप कुछ क्रियाएं नहीं करते रहेंगे, परीक्षण नहीं करते रहेंगे, मिसाइल और बहुत सारा चीज नहीं बनाते रहेंगे, खोज नहीं करते रहेंगे, तो देश विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह तो बंद भी हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी कभार हो सकता है कुछ गलती होने के कारण वह विस्फोट हो जाता है मिसाइल, जिसको हम क्या कहते हैं? मानव जनित आपदाएं कहते हैं। जैसे आग लगना भी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर आप सुरक्षित तरीका से खाना बनाएंगे, जब हवा आया
तो उसको आप बंद कर देंगे तो और बहुत सुरक्षित तरह से करेंगे। अगर आप गलती नहीं करते हैं तो आग नहीं लग सकता है। रेल दुर्घटना भी यह मानव जनित आता है, मारपीट भी एक मानव जनित आता है, आतंकवाद भी क्या होता है, आतंकवादी घटना, मान लिया आतंकवादी घटना क्या होता है, जान के जाकर बम फेंक देता है तो हजारों की संख्या में लोग मर जाता है, सौ की संख्या में लोग मर जाता है। तो क्या यह प्राकृतिक आपदा है? नहीं। अगर चाहेगा तो इसको रोका जा सकता है, समझ गए। चाहे बम विस्फोट भी लिख सकते हैं, बम विस्फोट, बम विस्फोट, समझ गए। यह सब क्या हुआ, प्राकृतिक मानव जनित आपदा हुआ, नेचुरल डिजास्टर हुआ। और यह नेचुरल डिजास्टर ये हुआ, यह ह्यूमन डिजास्टर हुआ प्यारे बच्चों, मानव जनित आपदा हुआ। हिंदी में ही समझिए, यह प्राकृतिक आपदा, यह मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा जिसे हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन मानव जनित आपदा को हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अपना होर मचा हुआ है कि हम बड़ा हो जाए तो हम मिसाइल उसाइल बनाते हैं, उसी बनाने के क्रम में थोड़ा सा गलती हुआ, विस्फोट हो गया तो बहुत सारा आदमी और जन धन सबकी समाप्ति हो जाता है। आग लगा दिए, रेल दुर्घटना, मारपीट, आतंकवाद, बम विस्फोट, यह सब क्या हुआ, मानव जनित आपदा है। हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, बहुत लाजवाब तरीके से समझे होंगे आप। लेकिन कॉपी में लिखना ना भूले, समझ गए। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे। अपना भविष्य लिखना है तो अभी से कॉपी में लिखते रहिए। आगे आइए, अब हम लोग आपदा के बारे में पढ़ लिए तो अब आप प्रबंधन पढ़ेंगे। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं, यह भी VVI सवाल है। इसमें जो भी सवाल लिए हैं बहुत सुंदर चीज है और बहुत सुंदर। हम लोग आपदा प्रबंधन ही पढ़ रहे हैं और आपदा प्रबंधन में आप देख रहे हैं, आपदा के बारे में हमने जान लिया। आपदा क्या होता है, जो आकस्मिक अचानक घटित होता है और घटित होने के बाद जन और धन दोनों को नुकसान पहुंचाता है, क्षति होती हानि पहुंचाता है, उसे हम आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो अपने आप घटित होता है, जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित होता है। मानव जनित आपदा जो मानव की भूलवश घटित होता है, उसे हम मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे में आप याद कर लेंगे इसको। अब हम लोग इसको प्रबंधन पढ़ेंगे। अब जब आपदा आ गया तो इसको हम लोग प्रबंधन पढ़ेंगे, कैसे इसको प्रबंधन किया जाएगा, इसको मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट इसका इंग्लिश होता है, डीएम कह सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कह सकते हैं आप, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। आपदा प्रबंधन क्या है यह समझिए। उत्तर में आप लिख सकते हैं बहुत ही लाजवाब तरीका से, आपदा आने के बाद या पहले। सुन लीजिए, आपदा प्रबंधन के बारे में हम आपको बताते हैं कि आपदा आने के बाद, आपदा आप समझ चुके हैं, अचानक कोई घटना घटना ही आपदा कहलाता है। तो वही अचानक कोई घटना घटने के बाद उसके घट गया उसके बाद या पहले, घटने से पहले आपदाओं को प्रभाव को कम करने के लिए विशेष तैयारी, प्रतिक्रिया और आपात स्थिति के सभी मानवीय पहलू से निपटाने के लिए संसाधनों और जिम्मेदारियों को संगठन और प्रबंधन को ही आपदा प्रबंधन। आपको समझ में नहीं आया ना, शॉर्ट में आप समझिए। देखिए, आपदा प्रबंधन कहेंगे किसको, जो आपदा आने से पहले, आपदा तो समझ चुके हैं, आपदा आने, सुनिए हम जो बोल रहे हैं वही आप लिख लीजिए, वो और आसान से समझ में आ जाएगा। आप लिख सकते हैं आपदा आने से पहले, आपदा आने से पहले या बाद में जो उसका आपदाओं का प्रभाव है, जो आपदा से होने वाली हानि है, नहीं ऐसे लिख लीजिए। दो चीज बोलेंगे तो आप भी सफिशिएंट में रहेंगे और लिखने में एक बार हम बोलते हैं आप लिख लेंगे। लिखेगा आपदा आने से पहले या बाद में आपदाओं की क्षति को कम करने के लिए जो मानव अपना संसाधन और संगठन इत्यादि का विकास करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं आपदा में होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा में जो जान माल की क्षति होने वाला है उसको कम करना ही क्या, आपदा तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें होने वाली क्षति को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहलाता है। हम यह बात आपको हम समझ सकते हैं कि आप बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, 100% समझ गए होंगे।
यह ऐसा नहीं है कि नहीं समझे होंगे, बहुत आसान शब्द है। आगे आइए, आपदा प्रबंधन के विशेष पहलू मनुष्य के जान माल की सुविधा, पेयजल। देखिए क्या क्या, अब इस यहां से एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि आपदा प्रबंधन के विशेष पहलू मनुष्य के द्वारा जो किया जाता है वह कौन कौन सी है विशेष पहलू आपदा प्रबंधन में, या आपदा आने के पहले, आपदा आने के बाद क्या क्या करना चाहिए जो कि जान माल की क्षति कम होगा। तो उसमें कहेंगे जान माल की सुविधा देंगे, जान माल की सुविधा रहना चाहिए, जैसे कि मतलब मनुष्य और जानवर को रखने की एक ऊंचा व्यवस्था होना चाहिए बाढ़ आने से पहले, पेयजल की सुविधा होना चाहिए ऊंची जगह पर, बच्चों के लिए जल की सुविधा होना चाहिए, रहने के लिए टेंट की सुविधा इत्यादि होना चाहिए बाढ़ आने के पहले या बाद। इतना सारा चीज रहेगा। आपदा आने से पहले क्या कर सकते हैं आप, आपदा आने से पहले ही आप दिमाग लगा लीजिए कि यदि बाढ़ आता है तो एक ऊंचा स्थान बना के रखेंगे पहले से कि यहाँ पर पानी नहीं आएगा, और वहां पेयजल की सुविधा बना देंगे, कुआं बना देंगे, नलकूप बना रखेंगे ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो पानी पीने में। रहने के लिए टेंट उंट लगा देंगे आपदा आने के बाद। मान लीजिए यह सब व्यवस्था नहीं कीजिएगा तो लोग पानी में रहेगा तो बच्चे की डूबने की खतरा रहता है, बहुत सा जान माल की खतरा बढ़ जाएगा। तो यह सब करने से जान और माल यानी क्षति कम कर सकते हैं। आपदा तो कम नहीं, आपदा तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन क्षति को कम कर सकते हैं। यही मनुष्य के द्वारा पहलू होता है, उठाया गया कदम होता है। आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, देखिए बहुत जरूरी है। कहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों है, मानी आपदा प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, बहुत आवश्यकता। अगर आपदा प्रबंधन नहीं रहे तो जान माल की क्षति अधिक होगा। आपदा प्रबंधन रहने से आपदा को नहीं रोक सकता है, लेकिन उससे होने वाली क्षति को तो रोक सकता है, इसलिए इसको आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, तो हम लिखेंगे किसी भी आपदा को निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन का सुचारू रूप से चलाने के लिए अथवा जान माल की क्षति को भरपाई हेतु आपदा प्रबंधन की आवश्यकता है। देखिए किसी भी आपदा से निपटने के लिए उसके पहले की स्थिति में जीवन में सुचारू रूप से जो पहले स्थिति लोग जैसा रहा था उस स्थिति में लाने के लिए, उसकी जान माल की क्षति को भरपाई करने के लिए आपदा प्रबंधन बहुत जरूरी है। नहीं तो देखेंगे गरीब आदमी का कोई जान माल चल गया, सरकार उस पर ध्यान नहीं देगा, आपदा प्रबंधन नहीं करेगा तो जो बचा हुआ उसके परिवार में है वह भी नहीं बच पाएगा। इसीलिए आपदा प्रबंधन को बहुत जरूरी है। आपदा प्रबंधन बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय के भेदभाव को संपन्न की जाती है, जो कि आपदा प्रबंधन कौन करेगा, मनुष्य ही करेगा। यह अब तो बिहार सरकार के और सब जगह डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिस बन गया है, सब जिला में भी इसका एक शाखा है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। क्या क्या उपाय कर सकता है आपदा प्रबंधन, तो आपका क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपायों को लिखे तो आप लिखिएगा आपदा प्रबंधन के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। क्या क्या है, नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोक सकते हैं। नदी पर बांध बना देंगे, जो बांध टूटने वाला है बढ़िया से उसको बना देंगे ताकि वह बाढ़ रोका जा सकता है। जो नदी भर गया हो उसका समय समय पर सफाई करा देना चाहिए। नदी को यदि गड्ढा करा देंगे तो बांध के ऊपर से पानी नहीं आ पाएगा, तो उसको सफाई करना कहते हैं। मकान आयता क्या आ रहा है, वर्गाकार बनाना चाहिए, ओब्लिक भूकंप रोधी बनाना चाहिए। मकान क्या होगा, आयताकार या वर्गाकार बनाना चाहिए, समझ गए। और क्या होना चाहिए, भूकंप रोधी बनाना चाहिए, समझ गए। और तब भूकंप से भी मकान की खतरा नहीं होगा। प्रत्येक खंड में अग्निशामक यंत्र की होना चाहिए। मकान में भी अग्नि बुझाने के लिए एक सिलेंडर रहता है, बैंक में आप देख रहे होंगे लाल जैसा सिलेंडर रहता है, वैसा मकान में भी रहना चाहिए ताकि आग से रक्षा कर सके, समझ गए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर सहित उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, यह दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आप दो भाग में करके ऐसे एक तरफ लिख लीजिएगा प्राकृतिक आपदा, एक तरफ मानव जनित आपदा, और इधर 1 2 3 चाहे क ख ग घ जो भी लिखना है लिख सकते हैं। तो पहला में लिखिएगा, ये सब पढ़ चुके हैं तो आराम से हम बता सकते हैं। क्या बताएंगे, प्राकृतिक क्रियाएं कलापों में, क्रियाकलापों के बीच में डैश दे सकते हैं, बड़ी सुंदर लगेगा। क्रियाकलापों में छेड़छाड़ अथवा किसी पर कारणवश आकस्मिक रूप से प्राकृतिक विपदा यानी आपदा, विपदा या संकट
को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। अब इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख दीजिएगा, प्राकृतिक के द्वारा अचानक कोई आपदा या संकट आ जाता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। बस इधर लिखिएगा, मानव के भूलवश या गलतियों से मानव के भूलवश जो समस्या उत्पन्न होती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। इतना ही लिखना है हम जितना बोल रहे हैं। नहीं सुन रहे हैं तो एक बार और पीछे करके आप लोग सुन लेंगे, नहीं तो सुनिए, एक बार बताते हैं। प्राकृतिक आपदा में आपको क्या लिखना है, प्राकृतिक के द्वारा अचानक कोई आपदा आ जाना उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानव के गलतियों के कारण जो आपदा आ जाता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। यह बात भी आप लोग बढ़िया से समझ लीजिए। आगे हम कहेंगे दूसरा लाइन, दूसरा पॉइंट में आप लिखेंगे, कम से कम 2-4 पॉइंट तो लिखना ही होगा, 3 पॉइंट तो लिखना ही होगा, तभी ना आपका 2 नंबर का पूछेगा तो 2 पॉइंट तो पक्का लिखना है, समझ गए। तो इसमें देखिए, बाढ़, सुखाड़, सुनामी, वज्रपात, भूस्खलन, हिमस्खलन आदि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। इसका भी उदाहरण दे दीजिए, क्योंकि उदाहरण भी कह रहा है। तो मिसाइल का असफल होना, मतलब मिसाइल बना रहा है कोई वैज्ञानिक, अब वो असफल होकर विस्फोट हो गया, तो देखिएगा कितना वैज्ञानिक, कितना मनुष्य जान माल क्षति भी होता है, धन भी क्षति होता है मिसाइल बनाने में जो लगा। परीक्षण के दौरान बमबारी, युद्ध, आतंकवादी घटनाएं एवं दंगे मानव जनित आपदाएं का उदाहरण है। दोनों का उदाहरण लिख दिए। उसके बाद लिखिएगा, प्राकृतिक आपदाओं को आने के बाद पुनः पुनरुत्थान होना चाहिए। पुनः उत्थान सरल नहीं होता, क्योंकि ये आपदाएं विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है। ये छोटा सा क्षेत्र को प्राकृतिक आपदा प्रभावित नहीं करता है। मान लीजिए भूकंप आएगा तो क्या कोई एक घर को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा देता है, समझ रहे हैं। पूरे स्टेट तक का भूकंप आप जानते हैं कितना बड़ा गुजरात में हुआ था, आप समझ रहे हैं, कितना हजारों हजार की संख्या में आदमी में लाखों की मृत्यु हुआ। मानव जनित आपदाएं कुछ क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाता है जिसका उत्थान जल्द हो जाता है। अब मान लीजिए उत्थान मतलब जिसको पुनरुत्थान तुरंत हो जाता है जिस प्रकार से था। अगर मानव जनित आपदा मान लीजिए सांप्रदायिक घटना हुआ, आतंकवादी घटना हुआ, तो कोई एक जगह का नहीं कोई कुछ कर सकता है कि पूरे स्टेट को नहीं हिला देगा, नहीं हिला देगा। तो इसीलिए यह थोड़ा सा आसान है, लेकिन यह प्राकृतिक आपदा बहुत अच्छी है, समझ गए। तो इतना बात आप लिख दीजिएगा, काफी है, ठीक है। आगे आप आपको आएंगे, कहेंगे आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यक अनिवार्यता का वर्णन करें। आपदा प्रबंधन को संकल्पना क्या है उसको स्पष्ट करें, और उसको प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्य क्यों पड़ा? अरे भैया अनिवार्य नहीं है, अगर वह आपदा प्रबंधन नहीं रहेगा तो क्या जान माल की क्षति थोड़ा सा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए आपदा के पूर्व और आपदा आने के बाद दोनों तैयारियां पहले से करके रखता है आपदा प्रबंधन विभाग, समझ गए। तो वह बहुत अनिवार्य है, ठीक है। तो वही लिखेंगे, आपदा प्रबंधन की संकल्पना आपदा ना तो जाति, धर्म और नहीं लिंग से भेदभाव करती है, ये सभी को समान रूप से विनाश की ओर ले जाती है। अतः हमें साथ में मिलजुल कर इसका तत्कालिक अथवा दीर्घकालीन उपचार करनी चाहिए। अब देखिए, आपदा तो समझेगा कि आप हिंदू हैं तो आपके घर में हम पानी नहीं जाएंगे, आप हिंदू हैं तो आपका घर भूकंप आएगा तो नहीं गिरेगा, और जो मुस्लिम है तो गिर जाएगा। ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी जाति, धर्म, लिंग, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष, उस आधार पर आपदा भी क्या कहता है कि अति करता है, भेदभाव करता है? कभी नहीं करेगा। इसलिए आपदा को निपटने के लिए पूरा मिलजुल कर सभी जाति, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर इसका उपचार के लिए तत्कालिक उपचार या दीर्घकालीन उपचार करना चाहिए, समझ गए। तो इसको आप प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता क्यों पड़ा, तो इसका इसलिए लिखेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, यह बात जानते हैं आप, तथा समाज में हर जाति, वर्ग तथा धर्म के लोग रहते हैं। चूंकि आपदाएं सबको प्रभावित करती है, अतः हम सभी की सहभागिता के प्रयास से ही अपना बहुमूल्य जीवन
जीवन बचाने का समय मिलता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आकस्मिक रूप से मतलब अचानक रूप से बिना पूर्व सूचना के हमारे आसपास या देश में घटित हो जाता है। अतः इस विनाश को कम करने अथवा जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। यदि अगर प्रबंधन नहीं किया जाए, यदि वह आपदा प्रबंधन नहीं रहे, आपदा आया किसी को पूरे मोहल्ला को नुकसान कर दिया, अगर आपदा प्रबंधन विभाग नहीं रहा तो फिर से वहां घर बसा नहीं सकते हैं, बहुत सारा जान माल की क्षति होगा। इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, अनिवार्यता भी बहुत ज्यादा है। समझ गए? आगे आइए, अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राकृतिक आपदा क्या है? प्राकृतिक आपदा ही है। बाढ़ और सुखाड़, यह दोनों के बारे में हम लोग बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे। तो अब वही लिखेंगे बाढ़ क्या है और इसके रोकथाम और सुरक्षा के उपाय को लिखें। आपका यह सारी क्वेश्चन जितना भी हम क्वेश्चन लिए हैं ना, समझिए या तो प्रीवियस ईयर का है या तो यह संभावित क्वेश्चन है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन है, आपको यही सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपसे वादा किया था कि यदि एक वीडियो यानी इस वीडियो से देखने से आपका 10 नंबर पक्का है तो पक्का है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे आइए, कहते हैं जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है, बाढ़ क्यों होता है? वर्षा के कारण होता है, जिसके कारण नदी, नाले, खेत, खलिहान, तालाब, झरना पानी से भर जाता है, जिसके कारण नदियों के जल स्तर भी में काफी वृद्धि हो जाती है और वह तटबंध को तोड़कर गांव और शहर में फैल जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है। बाढ़ एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, इससे अपार जान माल की क्षति होती है। इतना आप तो लिख सकते हैं, एक उदाहरण दे देंगे, समझ गए, और उसके बाद रोकथाम का उपाय और सुरक्षा बता देंगे तो आपको 5 नंबर मिल सकता है। समझ गए? तो यह बात तो कोई ऐसा है कि सब बच्चा जान रहे हैं, बाढ़ यहां कहां नहीं आता है। खगड़िया ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए, कटिहार ले लीजिए, इधर समस्तीपुर ले लीजिए, ये सब बाढ़ इलाका है। समझ गए? यह सब यहाँ पर बाढ़ बराबर आते हैं। और बिहार में तो कोसी नदी को शोक भी कहा जाता है बाढ़े के कारण, क्योंकि वह नदी जो है अपना सब पानी बिछाड़ देता है, इधर से उधर भेज देता है, मतलब नदी में नहीं रहता है, पूरे चारों बगल फैल जाता है। इसीलिए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है, यह भी याद रखेंगे। तो यह कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है, आप पढ़िएगा तो बहुत सुंदर से जवाब दे दिया। जैसे में आप कह सकते हैं 2005 में मुंबई शहर में बाढ़ आने के कारण 5000 लोगों की मौत हो गया। समझिए, अचानक बाढ़ आ गया, नदी टूट गया तो कितना घर भसा के ले चल गया। अब समझिए ना, जहां जिसके नदी के घर कोई बहुत बड़ा बांध है, सुरक्षा बांध है, वह बांध के बगल में जो गांव होगा वहां टूटेगा तो बांध रहेगा, बांध के साथ साथ वह गांव भी नहीं रहेगा और वह गांव के साथ साथ जितना घर है, जितना आदमी है, हजारों लोगों की जान चल जाएगी। समझ गए? कैसे बचेगा? रात को सोया है, बांध टूट गया तो समझ गए सबको भसा के ले चल जाएगा। कितनों खिलाड़ी है तो वह नहीं बच पाएगा मेरे प्यारे। बहुत दर्दनाक घटना होता है यह आपदा। अब इससे हानि क्या होता है यह भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ लिखा है प्रबंधन और आपदा प्रबंधन, बाढ़, सुखाड़ सबको अति। यहाँ देखिए, यहाँ रोकथाम व सुरक्षा के उपाय, रोकथाम और सुरक्षा के उपाय, बाढ़ के रोकथाम और उपाय यहाँ लिखा हुआ है। इससे बाढ़ से होने वाली हानि यह भी आपको पूछा जाएगा। बाढ़ से होने वाली हानि को लिखे तो आराम से होने वाली हानि क्या है, तो आराम से आप ऐसे 1-2 करके लिखिएगा। बाढ़ से होने वाली हानि निम्नलिखित है, और रोमन में 1 चाहे क दीजिएगा, 1-2 ये नहीं लिखिएगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऐसा रहता है। ठीक है, अपार जान माल की क्षति होती है, हानि हो गया, तैयार फसल बर्बाद हो जाता है। देखते हैं फसल पका हुआ है, बाढ़ आ गया, सब बर्बाद हो गया। व्यापार कमी हो जाता है क्योंकि बांध ही टूट जाता है तो व्यापार रास्ता रहेगा तब ना व्यापारी कोई कर पाएगा। और महामारी फैल जाता है, जब देखिएगा ना बाढ़ सूखेगा ना पानी तो बहुत सारा बीमारी हो जाएगा, तो उसी को हम महामारी कहेंगे। परिवहन बाधित हो जाएगा, परिवहन बाधित नहीं हो, जब सड़क के टूट जाएगा तो फिर सड़क बनेगा तभी ना परिवहन होगा, आने जाने का रास्ता होगा।
तो इतना चीज हानि होता है और भी बहुत कुछ हानि होता है। बाढ़ के रोकथाम के उपाय भी आप जान लीजिए। कहेगा अलग से पूछेगा तो लिखिएगा रोकथाम का उपाय निम्नलिखित है। एक में लिखिएगा बांध का निर्माण करना चाहिए, तटबंध का पर वृक्षारोपण कर एक दूसरे से जोड़कर रखना चाहिए। देखिए तटबंध पर वृक्षारोपण करना चाहिए, तटबंध पर क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। देखिए तटबंध को मरम्मत करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि क्या वह सही है कि नहीं। विभिन्न प्रकार के नदियों को एक दूसरे से जोड़ कर रखना चाहिए। मान लीजिए छोटे नदियों को बड़े नदियों में जोड़ दीजिए ताकि वह बाढ़ पानी अधिक होगा तो उसमें चल जाएगा, समझ गए। तो यह जो पॉइंट है आपका ये 4 नंबर का है। नहरों की विकास करना चाहिए, जो नहर होता है उसको विकास कर लेना चाहिए कि जहां पानी नहीं है वहां पर पानी उस लोग को मिल जाए, खेत का सिंचाई कर सके वो लोग, समझ गए। आगे आप आएंगे बाढ़ में सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां कौन कौन चीज है, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहेगा बाढ़ से सुरक्षा के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए कौन सी सुरक्षात्मक कदम अपनाने चाहिए, तो यही सब लिखिएगा। पानी उबाल कर पीना चाहिए, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। बाढ़ आप जब आवे तो एकदम उबाल कर पानी पीना चाहिए। भोजन हमेशा ढक कर रखना चाहिए, बच्चे को भूखा ना रखना चाहिए। अपने घर को आसपास के क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। रेडियो टेलीविजन पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यान पूर्वक समझना चाहिए। सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। बाढ़ आने पर सुरक्षात्मक कदम इतना उठाना चाहिए, आपको याद भी रखना चाहिए। यह 6 सुरक्षात्मक कदम आपके जीवन में भी सुरक्षा लाएगा, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। आगे ये बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन को लिखें। बाढ़ के स्थिति जब बाढ़ आ जाता है तो आकस्मिक रूप से, अचानक रूप से क्या क्या हम लोग प्रबंधन करेंगे, क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसको आपको लिखना है। तो लिखेंगे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे घटने से आसपास आसपास यह हो जाएगा, जिसे घटने से, हटाइए आसपास सेंटेंस ऊपर ही आने लग रहा है, जिसे घटने से जान माल की क्षति होती है। किसे क्या होती है, जान माल की क्षति होती है। सबसे पहले प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्राथमिकता स्तर पर जो बाढ़ में लोग हैं उसको ऊंचे स्थान पर ले जाना चाहिए। बहते हुए बाढ़ को पानी में नहीं चलना चाहिए। जो नदी जहां करंट चल रहा है उस पानी में लोग को नहीं चलना चाहिए, हो सकता है भसा के ले चल जाए। गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहना चाहिए ताकि उसमें करंट भी लग सकता है। कीमती कागजों को जैसे केवाला हो गया, आपका प्रमाण पत्र हो गया, उसको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। यही सब प्रबंधन होगा। और क्या, पशुओं एवं आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर लेना चाहिए। आवश्यक सामग्री जैसे खाने पीने के वस्तु, टाट, रस्सी, चाकू, माचिस, समझ गए, दवाइयां लेकर चलना चाहिए। मतलब यह सब आवश्यक प्रबंधन करना चाहिए। बाढ़ आने के बाद, बाढ़ की स्थिति में यह सब आपके पास होना चाहिए। और जब बाढ़ आवे तो गाय को खोल देना चाहिए ताकि वो अपने आप ऊंचा स्थान पर चल जा सके, इतना याद रखेंगे। बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें तो आपको यह पूछा जाता है, बहुत सुंदर सो इसको आपको पढ़ना चाहिए। बाढ़ में, बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। आपका एग्जाम है, बिहार बोर्ड है, तो आपको तो यह जानना जरूरी है। बिहार बोर्ड है तो बाढ़ का संक्षिप्त विवरण आपको तो पढ़ना बहुत जरूरी है, तब ना आप बता सकते हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड का आपको एग्जाम दीजिएगा, चाहे कोनो बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा, तो भलो यह नहीं पूछेगा, लेकिन और सब जो हम आपदा संबंधित बताए हैं वो आप पूछेगा। बिहार के बारे में क्यों नहीं पूछेगा? आप बिहार के एग्जाम दीजिएगा। अभी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की संक्षिप्त वर्णन आपको पूछ सकता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं पूछ सकता है। इसलिए सभी आदमी को यह जरूरी है। तो आप लिखिएगा बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार ही होता है बाढ़ से, ठीक है। संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76%। देखिए संपूर्ण बिहार में जो है 73%
76% बाढ़ से ग्रसित है, और उत्तर बिहार में तो और 76% बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी, जिसमें से 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहता है। देखिए 2011 के जनगणना में 11 करोड़ है, तो अभी वर्तमान में यदि देखेगा ना 2025-26 में, तो हम कहते हैं मिनिमम 14 से 15 करोड़ जनसंख्या बिहार की हो रहा है। अब जनगणना होगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, लेकिन आपको यही याद रखना है, इसमें से 6 करोड़ जनता जो है ना बाढ़ से प्रभावित रहता है। यह समस्या किसी राज्य या देश का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का समस्या है। पूरे विश्व में ऐसा समस्या होता है बाढ़ का, ऐसा नहीं सोचिए हैं क्या। बिहार की नदियों में जब बीच में दे दीजिएगा कंजक्शन से जोड़ने वाली चीज, जब बाढ़ आता है तब तबाही कर जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी। यह कौन सी नदी है? कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, जिसे वर्ष हिमालय, जिसे देखिए यहां सेंटेंस नहीं बनता है तो यहां इसको हटा देंगे। हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है, उस वर्ष विश्व बाढ़ से तबाह हो जाता है। उस वर्ष क्या होता है? बिहार जो है, विश्व नहीं होगा, यहाँ बिहार लिखिए। उस वर्ष क्या हम लिखना चाह रहे हैं वह समझिए। यहाँ देखिए जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। और यह नदी में पानी कहां से आता है? हिमालय क्षेत्र में अधिक वर्षा, हिमालय क्षेत्र में अधिक, यहाँ लिख दीजिएगा अधिक वर्षा। हाँ यहाँ लिखल है, यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्यारे, हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष, जिस वर्ष, यहाँ लिखिएगा, ठीक ही लिखल है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ठीक ही लिखल है, सेंटेंस एकदम ठीक है। हम थोड़ा सा आधा पढ़ते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। देखिए जिस वर्ष हिमालय के क्षेत्र में वर्षा अधिक होता है उस वर्ष बिहार जो है बाढ़ से तबाह हो जाता है। हिमालय क्षेत्र में वर्षा अधिक होगा तो क्योंकि हिमालयी नदी है। कौन नदी है? हिमालयी नदी है। यह जो अपना कोसी नदी है हिमालयी नदी है। इसमें जो 3-4 फैक्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार, यह 73% जो है जनसंख्या, यानी उत्तरी बिहार में 76%, यह सब 2-4 चीज याद आपको रखना होगा, तभी यह सब आप लिख सकते हैं और बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। और बिहार का शोक कई बार पूछा है, कोसी नदी को कहा जाता है, यह याद रखेंगे। अब बाढ़ के बारे में हम लोग समझ गए, अब हम सुखाड़ के बारे में समझते हैं। सुखाड़ क्या है, इसके रोकथाम, इसके कारण, सुखाड़ का क्या कारण है, इसको रोकथाम एवं इसका परिणाम को लिखना है, सब कुछ को लिखना है। तो पहले कारण लिखेंगे, पहले सुखाड़ क्या है यह देख लेते हैं। जल की कमी या वर्षा की अनियमितता, यानी वर्षा को कम होना या जल नहीं रहने के कारण सुखाड़ होता है। जब वर्षा 75% से कम की स्थिति में होती है तो उसे सुखाड़ माना जाता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे खेतों में दरार फट जाता है, इससे वर्षा जल में भारी कमी होती है। इसका शिकार प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, यह सब चारों राज्य जो है यह सुखाड़ की स्थिति से ग्रसित रहता है, याद रखेंगे। इसका कारण क्या है? वर्षा की कमी होना। सुखाड़ क्यों होता है? वर्षा कम होगा, अगर वर्षा पर्याप्त होगा तो सुखाड़ ही नहीं होगा। वनों की कटाई पर रोकथाम करना, वनों की कटाई पर रोकथाम करना है। वनों की अगर काटते रहिएगा तो वर्षा होगा ही नहीं। वन को कटाई पर रोकथाम करके इसका आप बचा सकते हैं। वन का कटाई करना आप इसमें लिख सकते हैं। वर्षा जल का संरक्षण होता है, इसका कारण क्या हो जाता है? वर्षा जल का संरक्षण हो गया। समतल मैदान पर घास की कटाई ना करना, जल का उपयोग तकनीकी पूर्वक करना, यह सब याद रखिएगा, तभी ना आपका इसका मुख्य कारण यह सब तकनीकी प्रयोग नहीं करना, वर्षा जल का संरक्षण नहीं करना, वनों की कटाई पर रोकथाम नहीं करना, यह सब कारण है। ये सब क्या है? कारण है। अब हम लोग देखेंगे यह सब कारण परिणाम सब हो गया। देखिए कारण हो गया, रोकथाम का उपाय हो गया, परिणाम भी आप कह सकते हैं। वर्षा नहीं आने के कारण इसका जो है यहाँ जो है स्थित अच्छा फसल नहीं होगा, समझ गए? यह परिणाम हो जाता है। वहां के लोगों को पानी के लिए त्राहिमाम रहता है,
समझिए, यह सब लिख सकते हैं आप। जल संकट क्या है, तो आप कहिएगा जिस जल को प्रयोग में लाया जाए उस जल की अनुपलब्धता को ही जल संकट के रूप में जाना जाता है। जहां पर जिस जल को आप लोग प्रयोग करते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, वह जल की अनुपलब्धता, वह जल कम उपलब्ध हो, तो उसे हम वहां को क्या कहते हैं, यहाँ जल संकट है, वहां क्या कहेंगे उसको, वह जल संकट है। भूमिगत जल क्या होता है, वह जल जो धरती के सतह के नीचे एवं चट्टानों के कणों के बीच भूमि के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, भूमिगत जल कहलाता है। जो भूमि के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है जल, उसे भूमिगत जल कहता है। इतना भी आप लिख दीजिएगा तो काफी हो गया। वर्षा जल का संग्रहण क्या है, वर्षा जल का संग्रहण किसे कहते हैं, तो ऐसे लिखिएगा, वर्षा जल वर्षा के पानी का उत्पादन कार्यों मतलब खेती करने में इस्तेमाल ओब्लिक उपयोग के लिए एकत्र करने एवं भंडारण करने को वर्षा जल का संग्रहण कहा जाता है। यानी वर्षा जल का संग्रहण का मतलब है वर्षा जल का इकट्ठा करके रखना और समय पड़ने पर उससे कपड़ा धोना, समय पड़ने पर उसको खेत की सिंचाई करना, उसी को वर्षा जल का संग्रहण कहते हैं। यह सब आसान भाषा है, आप लोग समझ रहे हैं। अब आइए, वर्षा जल का संग्रहण के कई लाभ हैं। क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है, आपसे पूछेगा वर्षा जल के संग्रहण के क्या क्या लाभ है, क्या क्या लाभ है, तो क्या क्या लाभ है, तो बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं कि जलापूर्ति की लागत कम होती है। यह जलापूर्ति का लागत कम, क्योंकि वर्षा हुआ और उसको इकट्ठा कर लिए, अब आराम से खेती का सिंचाई कर सकते हैं। बाढ़ की विभीषिका को कम कर सकते हैं। अगर वर्षा जल आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा तो वह नदी में तो पानी जाएगा नहीं जाएगा तो नदी भरेगा नहीं, नदी ना भरेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। समझ गए। मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। अगर नदी में जाता है तो पानी के साथ साथ मट्टी भीन जाता है तो मृदा का कटाव भी होता है, अपरदन मतलब कटाव, तो वह भी रोका जा सकता है। तो वर्षा जल के कई लाभ है, यह सब लाभ आप याद रखेंगे। जल की आपूर्ति में कम लागत कम होता है। जल की आपूर्ति करने में अगर बगल में वर्षा जल इकट्ठा कर लिए पोखर बनाकर तो वह आराम से उसको सिंचाई कर सकते हैं, बाढ़ से बच सकते हैं। वह पानी नदी में नहीं गया तो नदी नहीं भरेगा तो बाढ़ नहीं आएगा। मट्टी की कटाव से रोका जा सकता है, मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। समझ गए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा है, चैप्टर है, आप समझिए, बहुत जल्द खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं करेंगे, बस कम ही स्लाइड है अब, लेकिन पढ़ना तो है, ऐसा थोड़ा है चलेगा 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, ऐसा थोड़ा है 10 मिनट में खत्म कर दे, तो ऐसा क्या पढ़ना न पढ़ना, समझ गए। तो पढ़ेंगे, बहुत सुंदर से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 5-10 मिनट में कर लेंगे, बहुत कम ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया है, देख लेते हैं कितना लाया है। तो आप पहले बाढ़ समझ लिए, अभी तक हमने समझे आपदा प्रबंधन में बाढ़ के बारे में देखे, सुखाड़ के बारे में देखे। अब हम भूकंप एवं सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो भूकंप क्या है, इसके कारण एवं बचने के उपाय को लिखें, तो बहुत सुंदर से लिख सकते हैं। पृथ्वी हमेशा गतिमान है। पृथ्वी जो जान रहे हैं आप, पूरब से पश्चिम ऐसे घूम रहा है और जब घूम रहा है तो यह प्लेट के, पृथ्वी के अंदर जो प्लेट है वह प्लेट के टकराने के कारण यह जो आपका भूकंप आता है, समझ गए। तो उसी प्रकार लिखेंगे, पृथ्वी हमेशा गतिमान है और गतिमान रहने के क्रम में भूगर्भ मतलब भूमि के गर्भ में, भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर की प्लेटों को आपस में टकराने से जो अचानक कंपन होती है उसे ही भूकंप कहते हैं। आप मान लीजिए एक दूसरे को टकराइएगा तो देखो डोलेगा कि नहीं डोलेगा, जरूर डोलेगा। अब नहीं विश्वास है तो 2 बर्तन लीजिए, टकराइए, देखिएगा वो थरथराएगा, पक्का थरथराएगा। उसीलिए भूकंप आता है, जिसे भूचाल भी कहते हैं, जिसे भूचाल भी कहते हैं, याद रखेंगे। भूकंप का दूसरा नाम क्या है, भूचाल भी है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है भूकंप, हम पढ़ चुके हैं, जिससे धरती में विशाल दरार फट जाता है और इसके आने से घर, इमारत, पुल, सड़क सब टूट जाते हैं। इसमें अपार जान माल की क्षति होता है। जानते हैं क्या होता है,
भूकंप आने से सारा कितना मजबूत घर है, अगर जमीन फट जाएगा तो कोई घर बचेगा? नहीं बचेगा, सब बहुत आदमी जमीन में चल जाता है, बहुत आदमी पर घर गिर जाता है, तो कितना जान माल की क्षति होता है आप कह नहीं सकते हैं। उसके लिए एक उदाहरण है, भारत में सबसे तेज भूकंप 1934 ईस्वी में आया था। समझ लीजिए, भारत में सबसे तेज भूकंप कब आया था? आजादी के पहले 1934 ईस्वी में आया था, यह याद रखेंगे। भूकंप में 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। भूकंप में कितनों प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है? 3 प्रकार की होती है, यह सुंदर से आप समझिए। पहला होता है पी तरंगे। आपको पूछा जाएगा भूकंप में कितने प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, चाहे कहेगा पी तरंगे क्या है, एस तरंगे क्या है, एल तरंगे क्या है, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी छोड़िए, आपको भविष्य में जब कोई नौकरी पर जाइएगा वहां ही पूछा जाएगा, समझ गए? तो उस हिसाब से पढ़िए जो कि आपका भविष्य भी अच्छा हो जाए, समझ गए? तो पी तरंग के 3 प्रकार की तरंग होता है। पहला पी तरंग होता है, इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पहला तरंग है पी, इसलिए इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, जिसकी गति 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर, इतना तेज रहता है, प्राथमिक तरंग होती है। यह तरंग ठोस और द्रव दोनों में उत्पन्न होती है। यह द्रव मतलब ठोस मतलब पृथ्वी जहां है पानी नहीं है वहां भी, और जहां पानी है वहां दोनों जगह यह तरंगे उत्पन्न होती है, यह कंपन उत्पन्न होती है, समझ गए? और दूसरा याद रखेंगे अब एस तरंगे, यह द्वितीयक तरंगे होता है। देखिए, पी तरंग को प्राथमिक तरंग, एस तरंग को द्वितीयक तरंग और एल तरंग को दीर्घ तरंग कहते हैं। यह तीनों तो आपको गांठ भर के याद कीजिएगा। जो सिर्फ ठोस में उत्पन्न होता है, एस तरंगे जो है सिर्फ ठोस में उत्पन्न होता है, पी तरंगे ठोस और द्रव दोनों में उत्पन्न होता है, समझ गए? और एल तरंगे ठोस द्रव गैस तीनों में उत्पन्न होता है। यह तो आपको याद रखना होगा। यह दीर्घ तरंग का होता है जो ठोस द्रव एवं गैस तीनों में उत्पन्न होता है। तो तीनों में उत्पन्न होने वाले तरंग कौन सी है? एल तरंग है, और केवल ठोस में एस होता है, और पी जो है ठोस और दोनों में उत्पन्न होता है। इतना बात आप इसके बारे में जरूर याद रखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है, यानी इंपॉर्टेंट है। यह क्या है? आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है? भूकंप का मापन सिस्मोग्राफी से, जबकि भूकंपीय तरंगे का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी कहलाता। देखिए, आपका यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का है। भूकंप का मापन किस यंत्र से किया जाता है? सिस्मोग्राफ से, याद रहेगा। भूकंप का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ से। लेकिन भूकंपीय तरंग का अध्ययन करना क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन करना सिस्मोलॉजी, और भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ। भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, लेकिन जो भूकंप के तरंगों का अध्ययन करता है उसको हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। इतना बात याद रखें। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में से किया जाता है। भूकंप की तीव्रता की मापन किससे किया जाता है? रिएक्टर। आप देखिए, यहां से आपका 3 सवाल आपको दिल में बड़ी कसक देगा, क्योंकि आपका लगेगा एक ही जैसा और आंसर मार्क आ जाइएगा। कहेगा, सिर्फ कहेगा भूकंप का मापन किससे किया जाता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप का अध्ययन किसे कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। लेकिन भूकंप की तीव्रता की मापन किससे किया जाता है? तो रिएक्टर के। यहाँ 3 चीज याद रखिएगा, सिर्फ भूकंप का मापन सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर स्केल। इतना याद रखेंगे। हम आपको 4 बार बता चुके हैं क्योंकि यह गहरा कॉन्सेप्ट है, गहरा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक रिएक्टर ने 1935 ईस्वी में किया था। यह तीव्रता के मापने के लिए कितना स्पीड से यहाँ जो है भूकंप कंपन किया है धरती। यह अमेरिका के वैज्ञानिक ने रिएक्टर, जिसका नाम है इसलिए उसी का नाम से रिएक्टर स्केल रखा गया, 1935 में यह आविष्कार किया, ठीक है? और कारण देख लीजिए, भूकंप आने का कारण क्या क्या है? तो ज्वालामुखी, एकाएक ज्वालामुखी, हिमस्खलन, पृथ्वी के प्लेटों में पृथ्वी प्लेट का आपस में टकराना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जैकी कारण भूकंप आता है। यह दोनों के कारण भी भूकंप आता है। भूस्खलन, हिमस्खलन मतलब होता है एक जगह पर बहुत भारी है और दूसरा जगह पर आ जाइएगा, तो एक जगह से हल्का दूसरा जगह भारी फिर हो जाएगा, तो पृथ्वी का बैलेंस गड़बड़ होगा तो दोलन करेगा।
तो यह 3 कारण है भूकंप आने का, याद रखेंगे। इसका उपाय क्या है? खुले मैदान में चले जाना चाहिए। जब भूकंप आना चाहिए तो खुले मैदान में, जहां घर नहीं है, गाछ वृक्ष नहीं है, वहां चल जाना चाहिए। घर के कोनों में छिप जाना चाहिए। आप भूकंप आवे तो दौड़कर सीढ़ी से उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो जान माल की क्षति हो सकता है। से जहां पिलर है वहां पर चल के माथा पर ऐसे हाथ रख के कोना में एकदम बैठ जाना चाहिए, समझ गए? घर के कोने में छिप जाना चाहिए। पलंग के नीचे अंदर छिप जाना चाहिए। गाड़ी चलाते समय रोक देना चाहिए। जब भूकंप आए तो गाड़ी चलाते समय रोक देना। लिफ्ट का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। भूकंप आवे तो यह सब काम प्रमुख उपाय है जिससे जान माल की क्षति कम हो सकता है। यह सब उपाय करना चाहिए। यह बात आप समझ रहे हैं? आगे आइए। भूकंप केंद्र या अधिकेंद्र में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों का परिभाषा लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र, समझ गए? तो यहां लिखेंगे ऐसे विवरणिका चिन्ह देकर, भूकंप केंद्र भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, भूकंप केंद्र कहता है। देखिए, भूकंप केंद्र कहां कहता है? पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर जहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ है, जहां पर भूकंप की कंपन उत्पन्न हुआ है, शुरू में सबसे पहले कंपन प्रारंभ हुआ, उसे भूकंप केंद्र। और भूकंप केंद्र के पृथ्वी के अंदर गहराई में होता है। पृथ्वी के अंदर कहां होता है? गहराई में होता है भूकंप केंद्र। लेकिन अधिकेंद्र क्या होता है? अधिकेंद्र के बारे में यदि लिखेंगे, भूपटल पर माने पृथ्वी पर वे केंद्र जहां भूकंप के तरंगे सर्वप्रथम अनुभव होती है, अधिकेंद्र कहलाता है, जो 90 डिग्री पर होता है। जो 90 डिग्री पर एकदम सीधा होता है। मान लीजिए यह क्या है? पृथ्वी। यह क्या है? पृथ्वी। यहां घर बना हुआ है, यहाँ चुन्नू मुन्नू का घर बना हुआ है, यहाँ पेड़ है, समझ गए? पेड़ है तो भूकंप तो आएगा। मान लीजिए यहाँ, तो भूकंप जहां पर धरती के अंदर, यह पृथ्वी है, यह क्या है? पृथ्वी है। पहले सुनिए, पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर में भूकंप जहां पर महसूस होगा ना, यहाँ पर, इसको हम कहेंगे भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र। और पृथ्वी के 90 डिग्री पर सीधे जाकर यहां पर पहले महसूस किया जाएगा, तो इसको हम कहेंगे अधिकेंद्र। अधिकेंद्र। तो आप इस आधार पर लिख देंगे, जो भूकंप पृथ्वी के अंदर जहां पर पहली बार कंपन स्टार्ट होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और पृथ्वी के सतह पर जहां पहली बार महसूस किया जाता है उसे अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र पृथ्वी के ऊपर धरातल पर होती है, धरातल पर होती है, पृथ्वी के अंदर में होती है भूकंप। यह भूकंप पृथ्वी के अंदर होती है, यह धरती के धरातल पर होती है। इतना बात आप समझ गए होंगे। आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे सुनामी क्या है। सुनामी के बारे में जानेंगे। सुनामी 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है, सूज और नामी बराबर सुनामी हो गया। सु का अर्थ होता है समुद्री। सु का अर्थ क्या होता है? समुद्री तट। नामी का अर्थ होता है लहरें, यानी समुद्र का लहरें, यानी समुद्र तट पर जो उठने वाली लहरें को हम लोग सुनामी कहते हैं। कहेगा सुनामी किसे कहते हैं? हम लिखेंगे समुद्र तट पर उठने वाली लहरों को हम लोग क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। बहुत सुंदर से आप लोग लिख सकते हैं। बस आगे आइए, सुनामी क्या है तो लिख दीजिए। सेम चीज अभी पढ़े हैं उतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। जब समुद्र की तली पर उत्पन्न भूकंपीय तरंगे लहरदार होकर तट से टकराती है तो तट की ओर जल आकर कई मीटरों की ऊंचाई तक उछाला जाता है और तटीय क्षेत्र में तबाही मचाते हैं, उसे ही सुनामी कहते हैं। भारत में सबसे तेज सुनामी, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, 26 दिसंबर 2004 को आया था, जिसे 2 लाख लोगों की मौत हो गया। देखिए ना, 2004 में सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को, जिसमें 2 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इतना भी लिखकर आप देखिए सुनामी किसे कहते हैं, लिखेंगे यानी समुद्र तट पर उठने वाली लहरों को सुनामी कहते हैं। और भारत में सबसे तेज सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आया था, जिसमें 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। काफी है। अगर यह आपको नहीं लिखना है तो नहीं भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। समझ गए मेरे बच्चों? आपको 2 नंबर मिलेगा तो मिलेगा। अब सुनामी का प्रभाव क्या होता है वह देख लेते हैं। सुनामी आने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है वह हमको देखना है बहुत सुंदर से 2 स्लाइड में, तब हम आगे पढ़ेंगे। समझ गए? तो बड़े पैमाने पर जान माल की हानि होता, अभी देखे थे कितना लोगों की मौत हो गया था,
2 लाख लोगों की मौत हो गया था सुनामी आने से। तो सुनामी की चपेट में आने से बहुत बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, जान भी क्षति होती है और संपत्ति की भी क्षति होती है। समझिए, अभी तक लाखों लोगों मृत्यु के शिकार हो चुके हैं सुनामी से। दिसंबर 2004 में इंडोनेशिया में आई सुनामी में लाखों लोगों की मौत हो गई तथा बहुत से लोगों बेघर हो गए। घर बेघर, उसका घर ही खत्म समाप्त हो गया। समझ गए। आगे पर्यटन उद्योग से हानि, पर्यटन उद्योग की हानि, पर्यटन उद्योग की हानि भी हो जाता है। प्रभाव नहीं हुआ, पर्यटन वह जो है बंदरगाह, जो घाट है, वह भी समाप्त हो जाता है सुनामी आने से। तो हम वहां तो पर्यटन रहेगा, जो घूमने लोग जाएगा नहीं जाएगा। सुनामी से न केवल स्थानीय लोग प्रभावित होता है, बल्कि तटवर्ती इलाके में आए पर्यटन भी मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में विदेशी पर्यटन उन इलाकों में जाने से कतराते हैं जो कभी सुनामी से ग्रसित रहे हैं। इससे पर्यटन उद्योग में को नुकसान होता है। अब मान लीजिए जाइएगा गोवा में, तो वहां दिखेगा बहुत सारा विदेशी लोग आता है घूमने। गोवा का उतना छोटा सा है लेकिन बहुत पैसा है वहाँ, क्योंकि वह पर्यटन स्थल है, वहां बहुत विदेशी लोग आता है घूमने के लिए। तो मान लीजिए वहां एक बार सुनामी आ जाएगा तो कोई विदेशी लोग आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर्यटन उद्योग का भी हानि होता है, इसका प्रभाव हो गया। समझ गए। तो पुनर्वास की भी समस्या होता है। जो सुनामी के कारण सरकार के सामने पुनर्वास की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुनामी प्रभावित लोगों के लिए खाद्यान्न, घर एवं व्यवसाय की व्यवस्था करने में सरकार के ऊपर करोड़ों रुपया का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। समझ गए। उसको कैसे पुनर्वास करेंगे, यह सब परेशानी हो जाता है कि उसको घर कहाँ बनाएंगे, उसका रोजगार क्या होगा, वह खाएगा क्या, यह सब सरकार में करोड़ों रुपया का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचने के 3 उपाय को लिखें। तो आप लिख सकते हैं, सर्वप्रथम आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर सकते हैं एवं प्रभावित क्षेत्र को वायरलेस आदि तकनीकी के माध्यम से संपर्क स्थापित रहना। वायरलेस मतलब वायर वाला नहीं, वाईफाई देखते हैं बिना तार का जो रहता है, वैसा व्यवस्था करना चाहिए, ताकि बीच में कहीं भी सुनामी आवे तो कट भी जाए तो वहां वायर के माध्यम से हमको, वायरलेस के माध्यम से पता चल जा सके। पहले से ही बचाव कार्य दल तैनात करना चाहिए उस क्षेत्र में। समझ गए। सुनामी संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए कि किस प्रकार से सुनामी से आप लड़ सकते हैं, सुनामी आवेगा तो आप कैसे बच सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे भूकंप और सुनामी के बीच अंतर। इसको अंतर क्या क्या होता है, यह भी बहुत सुंदर से हम लोग देखेंगे। भूकंप इस तरफ लिखिएगा, सुनामी इस तरफ लिखिएगा और बीच में लाइन देकर आप लिखिएगा, और उधर क्वाखा लिखिएगा तो क्वाखा, चाहे 1-2 रोमन में लिखिएगा तो 1-2 लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पृथ्वी में अचानक कंपन होना ही भूकंप कहलाता है, जिसे भूचाल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। बहुत हो गया, तो लिख दीजिएगा। देखिए अंत सागरीय समुद्रों से, देखिए यहां अंत नहीं लिखिएगा तो चलेगा। देखिए सागरीय समुद्रों से उत्पन्न लहरों को सुनामी कहा जाता है। बस इतना लिख दीजिएगा तो चल जाएगा। यह जापानी भाषा में 2 शब्दों से मिलकर बना है। 26 दिसंबर 2004 को जापान के हिंद सागर क्षेत्र में भयंकर सुनामी आई थी, जिसे 2 लाख लोगों की मौत हो गई थी। यह लिख दीजिएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो नहीं लिखिएगा। भूकंप आने से काफी ज्यादा जान माल की क्षति होती है। छाती लिखा हुआ है, आप क्षति लिखेंगे, क्षति होता है। सुनामी आने से जान माल की क्षति भूकंप के मुकाबले कम होता है। सुनामी में क्षति कम होता है, भूकंप में ज्यादा होता है। ठीक है, दोनों में अंतर हो गया। भूकंप आने के कारण पृथ्वी प्लेट के आपस में टकराने से होता है, जबकि सुनामी आने का कारण भूकंप में, समुद्र में भूकंप आने जैसे स्थिति या हलचल से होता है। समुद्र में यदि भूकंप आएगा तब सुनामी आएगा, और जमीन पर जब भूकंप आएगा, जब प्लेट टकराएगा तो
जमीन पर आएगा। समझ गए, यह दोनों में अंतर होता है, बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं। ओलावृष्टि क्या है यह समझ लीजिए, थोड़ा सा 2 नंबर का सवाल में पूछा जाएगा। वर्षा के साथ साथ जब बर्फ का टुकड़ा गिरता है जिसे ओला कहते हैं, वो जब बर्फ गिरने लगे वर्षा के साथ उसे हम ओलावृष्टि कहेंगे। वर्षा के साथ जब बर्फ गिरने लगे, देखते होंगे कभी कभी, अब वर्षा भी हो रहा है, गर्मी के समय में यह सब होता है और बर्फ भी गिर रहा है, तो उसको हम ओलावृष्टि कहते हैं। बस चक्रवात क्या होता है, चक्रवात का अर्थ होता है चक्करदार हवा से। देखिएगा कहीं कहीं देखिए घुमा का हवा दिखे, जिसको कहते हैं भूत घूम रहा है, बहुत बच्चा कहता है। चक्रवात उसी को कहते हैं जैसे हवा गोल गोल घूमता है ना, उसी को हम चक्रवात कहते हैं। तो यहां हम कहेंगे इसमें हवा बाहर से अंदर की ओर आती है, इसमें भारी वर्षा होती है। चक्रवात के बाद क्या होता है, भारी बारिश होती है, इतना याद रखेंगे। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में 2 लाइन लिख देना है। आपदा के शुरू होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से किया गया कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। देखिए आपदा के शुरू होते ही प्रभावित लोगों को, जो आपदा यानी बाढ़ से भूकंप से जो प्रभावित लोग हो गया, उसको आपदा से छुटकारा पाने के लिए उसके ऊंचे स्थान पर ले जाना, और जिसका घर गिर गया उसको घर बना के देना, उसी को हम कहते हैं जीवन रक्षक आकस्मिक, मतलब अचानक प्रबंधन हो जाना। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि, इसमें स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन तथा गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन्हें अलग अलग तरीके से प्रशिक्षण किया जाता है। यह सब लोग को समझ गए, इसी को हम कहते हैं जीवन रक्षक। जीवन को रक्षा करने के लिए आकस्मिक प्रबंधन जो होता है, अचानक जो प्रबंधन किया जाता है उसे आकस्मिक प्रबंधन कहेंगे हम लोग। आगे पढ़ेंगे, आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए। प्रबंधन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, देखिए आग लगने की स्थिति में निम्नलिखित प्रबंधन करना चाहिए। आग में फंसे व्यक्ति छत पर हो या उसे सीढ़ी की सहायता से बाहर कर लेना चाहिए। जो आग में फंसा व्यक्ति है उसको प्रबंधन के माध्यम से, उसको मैनेजमेंट के माध्यम से उसको बाहर कर लेना चाहिए। अग्निशामक दल को जल्द से जल्द बुलाकर आग पर काबू पाना चाहिए। प्रथम उपचार में जले हुए भाग पर बर्फ या बरनोल लगाकर लेना चाहिए। घायल व्यक्ति को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए। यह सब आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसको 4 पॉइंट तो अपना मन है बना सकते हैं। समझ गए, इतना बात आप हो सकता है। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन से बचने के किन्हीं 2 उपाय के लिखे, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बताए थे कि 1 शॉट में आपका पूरा सवाल समाप्त होना है, तो ऐसे थोड़े हो जाएगा, पूरा हम बताएंगे, ऐसा थोड़े है। तो भूस्खलन कहिए या लैंडस्लाइड कहिए, बात बराबर है। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। क्या है, भूवैज्ञानिक घटना है जिसमें ऊंचे भूभाग यानी पर्वत से भूकंप, वर्षा आदि कारणों से चट्टानों को टूटकर मिट्टी, कंकर, पत्थर व मलबे के साथ नीचे की ओर खिसकना या गिरना भूस्खलन कहता है। देखो पहाड़ टूटकर छोटा छोटा टुकड़ा में टूटकर नीचे आ जाना मैदानी भाग में, उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। इसमें जान माल को व्यापक नुकसान होता है। किसी को घर पर ही गिर गया तो वह घर रहेगा, किसी आदमी पर गिर गया तो अब आदमी बचेगा, बहुत क्षति होगा। भूस्खलन से जन धन दोनों की हानि होती है। इसकी औसत गति 260 फीट प्रति सेकेंड होती है, इतना स्पीड होता है, जिससे मानव व अन्य सभी जीवों को भारी नुकसान होने का संभावना बनी रहती है। देखते हैं 260 फीट 1 सेकेंड में वह नीचे आ जाएगा। पत्थर हो या पहाड़ हो तो क्या नहीं दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत होगा। भूस्खलन भी आप बहुत सुंदर से मेरे प्यारे साथियों समझ गए होंगे। इसके बचने के 2 उपाय निम्नलिखित है। क्या है, पहाड़ी ढाल पर वनस्पति आवरण भूक्षरण को रोकना चाहिए। समझ गए, इसलिए वन कटाव ना करें और जंगल में आग लगाने से बचें। जंगल में आग नहीं लगाना चाहिए, जंगल वहां लगा देना चाहिए। जैसे भूस्खलन होगा तो वह जो पेड़ पौधा है उसको रोक सकता है। समझ गए, मलबे के ऊपर बसने से बचे। जो बहुत ऊंचा पहाड़ है उसके नीचे में नहीं बसना चाहिए। ज्यादा वर्षा में एक कभी भी धंस सकता है। समझ गए, इसलिए ऊपर नहीं बसना। भूस्खलन ग्रसित ढाल के आसपास एवं नीचे बसने से बचे। जहां भूस्खलन हो सकता है, जहां बहुत ऊंचा पहाड़ी है, उसके नीचे में नहीं बसना चाहिए। यही बचाव का उपाय आप लिख दीजिएगा तो काफी है। आगे हम पढ़ेंगे, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए।
सामान्य संचार व्यवस्था को जो बाधित हो जाता है बाढ़ उड़ाने के कारण, उसको बाधित होने का प्रमुख क्या क्या कारण है वह सब लिख दीजिएगा। बाढ़ आने के कारण, फलना चिल्ला के कारण। देखिए, सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, जैसे केबल को टूट जाना, बिजली आपूर्ति को बाधित हो जाना, संचार भवन को ध्वस्त होने से संचार यंत्रों को क्षति होना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना, जिससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। इतना चीज आप लिख सकते हैं। अब आपका यह चैप्टर लास्ट ही होगा, 2 क्वेश्चन है मात्र, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी क्या हुआ, 1 घंटा हुआ। हमने आपसे वादा किया था कि आपको 1 से 1.5 घंटा हम ले जाएंगे, तो बस उतना ही समय लेंगे और आपका यह वीडियो अंत होने वाला है। और इतना ही पढ़ने से आपका 10 नंबर पक्का है, तो पक्का है। समझ गए? आगे आइए। वर्षा जल संग्रहण से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? पढ़ चुके हैं, अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं, पढ़ दे रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण भूमिगत जल की क्षति को बढ़ाने को एक बेहतरीन तरीका है। इसमें जल संकट को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। साथ ही इसे सिंचाई, पशुपालन, घर के अन्य उपयोग जैसे कपड़ा करना, बर्तन धोना, घर की सफाई इत्यादि कामों में उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऐसा तकनीक है जिसे स्थानीय आवश्यकता एवं, यहाँ एवं होगा, एवं स्थलाकृति के अनुसार अपनाया जा सकता है। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? वर्षा जल का संग्रहण बहुत जरूरी है। उससे आप सिंचाई कर सकते हैं, पशुपालन कर सकते हैं, घर के लिए उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? ये इतना चीज कर सकते हैं जिससे आपका भूमिगत जल भी बचा हुआ रहेगा। हम से आप क्या समझ, HAM से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यह। समझ गए? इस इमेच्योर भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हमको HAM को इमेच्योर भी कहा जाता है, जिसे उच्च तरंगों को गुजरने के लिए बैटरी या जनरेटर का प्रयोग करते हैं। यह मनोरंजन का उत्तम साधन माना जाता है, जिसका व्यापक उपयोग भयंकर आपदा के समय किया जाता है। जैसे 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज भूकंप क्षेत्र में चक्रवात से 20,000 लोगों की मौत, 1999 ईस्वी में उड़ीसा के चक्रवात के कारण 10,000 लोगों की मौत, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आने से 2 लाख लोगों की मौत, 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ आने से 20,000 लोगों की मौत। ये सभी सूचनाएं हम रेडियो के माध्यम से भी फैलाया जाता है। यह एक प्रकार का रेडियो है, दूर संचार यंत्र है। आप इतना बात याद रखेंगे, बस आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर नहीं, अगर इसको आप भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे तो चैप्टर कहेंगे। यदि आप इसको बुक के अलग से बुक एक देखेंगे तो एक बुक ही समझ लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट। आपका यह पूरा समाप्त हो गया। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कितना मार पाते हैं। अपना मन से कमेंट बॉक्स में करते रहिए। आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम जल्दी जल्दी बता देंगे। ऐसे तो आपको दिख रहा होगा आंसर क्या है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा, आग लगाना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना, यह सब मानव जनित आपदा है और यह मानव जनित आपदा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ प्राकृतिक पूछता है तो इसको काटेंगे, यह आपका गो नंबर आंसर हो जाएगा। आगे आइए, इसमें कौन प्राकृतिक आपदा है, यह सब पूछेगा। हम जैसा बोले नहीं, एकदम भी जितना भी लिखे उतना कम है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। समझ गए? हु बहु पूछेगा, हु बहु। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो इसमें देखिए, आतंकवाद, महामारी, दंगा, इसमें से सभी क्या प्राकृतिक अंतर्गत आता है? यह तो यह देखिए मानव जनित आपदा है। दंगा मानव जनित आपदा है। यह महामारी जो है प्राकृतिक आपदा है। याद रखेंगे यह सब। महामारी क्या है? प्राकृतिक आपदा। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यहां ध्यान देंगे, नहीं है, इसलिए प्राकृतिक आपदा खोजना है। तो आतंकवाद तो मानव जनित आंकड़ा, ये तो नहीं होगा। रेल दुर्घटना मानव जनित। सांप्रदायिक क्या हो जाएगा? मानव जनित। या तो मनुष्य ही लड़ाई झगड़ा करता है। सुनामी क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आपदा। यहां नहीं कह रहा है मानव जनित नहीं है, तो प्राकृतिक आपदा आपको खोज के बताना है।
आगे आइए, इसमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो हम कह सकते हैं आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो रेल दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। इसमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो गरीबी प्राकृतिक आपदा नहीं है। हम आपको आंसर बता देते हैं, आप तर्क वितर्क करती है। निम्न से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसमें से सब मानव जनित आपदा है, इसलिए लिखेंगे इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। समझिए, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा यह सभी मानव जनित आपदा है। ऑप्शन नंबर क इसमें आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन मानव जनित आपदा है? तो यह सब मानव जनित आपदा। एक ही क्वेश्चन दोबारा है। ठीक है, तो मानव जनित आपदा है कौन है? यह बाढ़ प्राकृतिक आपदा हो गया, भूकंप प्राकृतिक आपदा हो गया, यह मानव जनित आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा हो गया। समझ गए? तो मानव भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की है? तो मानव जनित आपदा है। समझ गए? बस इतना याद रखेंगे। कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा यानी सुखाड़ घोषित किया जाता है? 75% आंसर हो जाएगा, अभी हम पढ़े थे। समझे? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। बहुत सुंदर संपर्क है। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? तो उड़ीसा में। याद रखेंगे, अभी तुरंत हम लोग देखे थे। बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। पढ़े हैं, वही सवाल है। हम बताए हैं कि जितना पढ़े हैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, और उतना से ही आपका सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन बन जाएगा। यानी आपदा प्रबंधन चैप्टर से आपका कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितना हम बता रहे हैं उतना ही देखना है। बस आगे आइए, आगे हम देख सकते हैं भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? विनाशकारी चक्रवात कब आया था? तो 29 अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। यह हम अभी नहीं बताए हैं, लेकिन ज्योग्राफी में बताए हैं, याद कर लेंगे। समझ गए? इसको दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, पूछ सकता है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में आया था। समझ गए? याद रखेंगे। इसमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है? तो बिहार है। सबसे ज्यादा आपदाग्रस्त राज्य यही बिहार है अपना, सबसे ज्यादा। बाढ़ क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है, इतना याद रखेंगे। किस देश का बाढ़ का देश कहा जाता है? तो आप कह सकते हैं बांग्लादेश जो है ना, बाढ़ का देश कहा जाता है, अपने भारत नहीं। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर ही समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव भी हमने 20 ऑब्जेक्टिव लगाया। 20 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग मार रहे हैं? अगर 15 ऑब्जेक्टिव अगर मार दिए 15/20, तो हम कहेंगे बहुत ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे। ध्यान से देखे हैं, ध्यान से देखे हैं, देखे हैं। नहीं तो हम कहेंगे नहीं देखे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध नहीं, पूरा आपसे विनती करता हूं कि जरूर देखें, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। आपका यह पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। इसी के साथ यह हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।